हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो आज के लेक्चर में रिवाइज करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी का एक चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बोर्ड्स के एग्जाम काफ़ी पास हैं, तो इस चैप्टर को हम वन गो में रिवाइज करेंगे लगभग 30 से 35 मिनट्स में। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी में ये चैप्टर खोलोगे, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ डाटा दिया हुआ है जो बता रहा है कि अर्थ के ऊपर कितनी एनॉर्मस डाइवर्सिटी है। जैसे अर्थ पे लगभग 20,000 स्पीसीज तो एंट्स की ही मिल रही हैं। बीटल्स की बात करूं तो 3 लाख स्पीसीज, फिशेस की बात करूं तो 28,000 स्पीसीज और 20,000 स्पीसीज ऑर्किड्स की। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें से एक क्वेश्चन ये है कि डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री। क्या जो आज डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं, क्या ये डाइवर्सिटी हमेशा से ऐसी थी? नहीं, जो ग्रेट डाइवर्सिटी हम आज विटनेस कर रहे हैं वो हमेशा से अर्थ के ऊपर ऐसे ही नहीं थी। अब चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब तो हमें पता ही होना चाहिए। तो पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है द अक्रेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, जीन पूल, स्पीसीज, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमें डिफरेंट वेराइटी के जीन्स, जीन पूल, हैबिटेट, इवन इकोसिस्टम या एनिमल्स और प्लांट, तो ये डिफरेंट जो वेराइटीज़ हैं इसको हम टर्म कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये किसने दी थी? तो ये दी थी एडवर्ड विल्सन ने। वैसे तो बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी सारे लेवल्स पर डिवाइड किया जा सकता है, पर एनसीईआरटी में 3 लेवल्स मेंशन है, जिसमें से फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? It is the measure of variety in genetic information contained in an organism over its distributional range। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वैरायटी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी कि जीन लेवल पर जो डाइवर्सिटी है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया। अब एक प्लांट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ये हिमालयन रेंजेस में ग्रो होता है और इसके अंदर एक केमिकल बनता है जिसको हम बोलते हैं रिजरपाइन। अब आप देखोगे कि हर एक प्लांट के अंदर रोवोल्फिया वोमिटोरिया में ये रिजरपाइन की कंसंट्रेशन अलग होगी। तो ये हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम जेनेटिक डाइवर्सिटी देख रहे हैं। उसके बाद आप और एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे अगर राइस की ही बात करें तो लगभग हमें 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स मिलते हैं राइस के, 1000 टाइप्स मिलते हैं, 1000 वेराइटीज़ मिलती हैं मैंगोज़ की। तो ये सब हमें क्या दिखा रहा है? ये सब हमें ये दिखा रहा है कि जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी है, वेराइटीज़ है। सेकंड है हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ स्पीसीज एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस प्रेजेंट विद इन अ रेंज। किसी भी एरिया में कितनी स्पीसीज और कितनी वेराइटी की स्पीसीज रह रही हैं उसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे अर्थ की ही बात करूं तो अर्थ पे ईस्टर्न घाट्स, ईस्ट साइड पे ईस्टर्न घाट और वेस्ट साइड पे वेस्टर्न घाट, तो ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। उसके बाद है थर्ड हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? जब हम डाइवर्सिटी को मेजर करते हैं कम्युनिटी या इकोसिस्टम के लेवल पे तो इसे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे इंडिया और अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, इनको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे तरह के हमें इकोसिस्टम्स मिलेंगे, जैसे कि डेजर्ट्स, रेनफॉल, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पाइन मीडोस, जो कि हमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। फिर है हमारे पास ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो IUCN के अकॉर्डिंग, IUCN क्या है? आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN के हिसाब से अर्थ के ऊपर टोटल प्लांट और एनिमल की 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं, पर एक साइंटिस्ट रॉबर्ट मे ने कहा कि ये 1.5 मिलियन तो सिर्फ 20 से 22% ही है। ठीक है, लगभग अर्थ पे अगर आप एस्टिमेट लगाओगे ना तो कम से कम भी 7 मिलियन स्पीसीज हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें से 70% तो क्या है? एनिमल्स की है, और सिर्फ 22% स्पीसीज क्या है? प्लांट्स की है। बाकी जो 8% बची वो क्या है? अदर एनिमल्स की। एनिमल्स में भी इंसेक्ट्स जो हैं वो 70% से ज़्यादा है। इंसेक्ट्स यानी जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग कर रहे हैं। आपने
11th में एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा, आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। ऐसा कह रहे हैं हर 10 एनिमल में से 7 तो क्या होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। ये वो वाली बात है कि जैसे 10 बंदों से उनका टूथपेस्ट पूछा या आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी, तो 10 में से 9 के टूथपेस्ट में नमक था, है ना। तो इसी तरह से जब आप 10 एनिमल्स देख रहे हो तो 7 तो उसमें इंसेक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये हमें बता रहा है कि इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। मतलब सभी एनिमल्स में से 70% तो क्या है, 70% से ज़्यादा तो क्या है, इंसेक्ट्स हैं। फिर बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया में से इंडिया के पास सिर्फ 2.4% है। यानी पूरे वर्ल्ड का जितना लैंड एरिया है उसका 2.4% लैंड इंडिया के पास है। पर अगर ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज हैं उसका 8.1% तो इंडिया के पास ही है। मतलब लैंड के कंपैरिजन में डाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये रीज़न है कि इंडिया को 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक माना जाता है। यहाँ पर 45,000 के करीब प्लांट्स हैं और इससे दुगने से भी ज़्यादा एनिमल्स हैं। लेकिन इतने ज़्यादा नंबर में स्पीसीज ऐसे हैं जो थ्रेट फेस कर रहे हैं। थ्रेट किस चीज़ का, एक्सटिंक्ट होने का, विलुप्त होने का थ्रेट फेस कर रहे हैं। अब हमने अब तक जितनी भी ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की बात की है, प्लांट्स की, तो वो यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स की डाइवर्सिटी को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स हैं वो सुटेबल नहीं है इन माइक्रोबियल स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इनमें से कितनी माइक्रोबियल स्पीसीज तो ऐसी हैं जो लेबोरेटरी कंडीशंस में कल्चर्ड भी नहीं हो सकती है। और अगर हम बायोकेमिकल या मोलिकुलर क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करें प्रोकैरियोट्स की स्पीसीज को एस्टिमेट लगाने के लिए, तो ये जो नंबर है ये ऐसा एस्टिमेशन है कि मिलियंस में जाएगा। फिर एनसीईआरटी में कुछ पाई चार्ट दिए हुए हैं जो आपको लर्न करने हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स में भी और नीट में तो पीवाईक्यूज में देखे ही गए हैं। तो सबसे पहले हमें इनवर्टिब्रेट्स की बात की है, तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे इंसेक्ट्स, उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप, फिर मोलस्क और लास्टली क्रस्टेशियन। आप भी अपनी एनसीईआरटी में ये नंबरिंग लिख सकते हो जिससे आपको ये सीक्वेंस याद करने में ईजी रहे। फिर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा फिशेस, फिर बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस और लास्टली मैमल्स। इसी तरह से प्लांट्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें मिलेंगे फंजाई, फिर एंजियोस्पर्म, एल्गे, मोसेस, फर्न्स और लास्टली लाइकन्स। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है। ये दो फैक्टर्स से अफेक्टेड है, एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और दूसरा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। पहले बात करेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की। तो देखो सबसे पहले लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लैटिट्यूड्स क्या हैं। तो ये एक ग्लोब है, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं। 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर बोलेंगे। और इक्वेटर से ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फेयर। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ट्रॉपिकल रीजन होगा, और 23.5 डिग्री साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। मतलब ये तो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ में टेम्परेट रीजन स्टार्ट हो जाएगा और 66.5 डिग्री साउथ में यहाँ पर भी टेम्परेट रीजन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे ऊपर 90 डिग्री में पोल्स होंगे। ऐसा कहा जा रहा है जैसे ही हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं, यानी इधर पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज हो जाती है। इसके रीजंस क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। जब हम ट्रॉपिक्स यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ को टेम्परेट और पोलर रीजन से कंपेयर करते हैं तो ट्रॉपिक्स के पास ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट एंड पोलर रीजन। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास पड़ता है। अब आप ये देख सकते हो कि कोलंबिया इक्वेटर के पास है तो यहाँ बर्ड्स की ही लगभग 1400 स्पीसीज़ हैं। इमेजिन कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी अगर बर्ड्स की ही सिर्फ 1400 स्पीसीज़ हैं, सिर्फ बर्ड्स की ही 1400 स्पीसीज़ हैं, तो और स्पीसीज़ की भी कितनी स्पीसीज़ होंगी। इसी तरह से अगर आप न्यूयॉर्क को कंपेयर करते हो जो कि 41.5 डिग्री नॉर्थ पे है, यानी ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर टेम्परेट रीजन के आसपास है, तो यहाँ पर तो ओवरऑल स्पीसीज ही 105 मिल रही है। इमेजिन जो इक्वेटर के पास है वहाँ तो बर्ड्स की ही 1400 स्पीसीज और जो टेम्परेट रीजन में है वहाँ ओवरऑल ही 105 स्पीसीज।
फिर ग्रीनलैंड की बात करेंगे 71 डिग्री नॉर्थ में, जो पोल्स के पास पड़ेगा। यहाँ ओवरऑल स्पीसीज क्या है, सिर्फ 56। तो आप देख सकते हो इक्वेटर के पास या ट्रॉपिक्स में जो स्पीसीज रिचनेस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट और पोलर रीजन। इंडिया की बात करूँ तो यहाँ 1200 से ज़्यादा स्पीसीज बर्ड्स की है। फिर फॉरेस्ट की बात करें, कुछ फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन्स में है, जैसे इक्वेडोर कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन है। और ऐसे ही आप यूएसए को कंपेयर करोगे, यूएसए टेम्परेट रीजन में है, तो आप देखोगे इन ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन में 10 टाइम्स स्पीसीज मिलेंगी वस्कुलर प्लांट्स की। यानी कि इक्वेडोर और यूएसए के फॉरेस्ट को कंपेयर करोगे तो 10 टाइम्स स्पीसीज ज़्यादा मिलेंगी इक्वेडोर में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन की बात करेंगे, अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में है। अर्थ के ऊपर कहीं पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ना, वो अमेजन रेन फॉरेस्ट पर है। यहाँ पर लगभग 4000 स्पीसीज प्लांट्स की मिलेंगी, 3000 फिशेस की, 1300 बर्ड्स की, 427 मैमल्स की और 427 एम्फीबियंस की, 378 रेप्टाइल्स की और 1,25,000 से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स की। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक्स में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होने का रीज़न क्या है। पहली बात तो टेम्परेट रीजन्स में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होती हैं, ग्लेशियर्स बनते हैं और इसीलिए वहाँ जो टेम्परेट रीजन्स हैं ये बार बार बनते हैं, उजड़ते हैं ग्लेशियर्स की वजह से। लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं ये तो अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, इसीलिए ट्रॉपिक्स में ज़्यादा एवोल्यूशनरी टाइम फेस किया है ट्रॉपिक्स ने, और इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन है। टेम्परेट एनवायरनमेंट की बात करूँ तो जैसे ट्रॉपिक्स जो हैं वो थोड़े से स्टेबल हैं, टेम्परेट ज़्यादा सीजनल है, लेस कॉन्स्टेंट है और अनप्रिडिक्टेबल है, तो यहाँ नीश स्पेशलाइजेशन नहीं होती, इसीलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी भी कम है। ट्रॉपिक्स में सोलर एनर्जी एक्सपोजर ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट, और अब कहीं पर अगर सोलर एनर्जी ज़्यादा है वहाँ प्रोडक्टिविटी यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड हम बात करेंगे सेकंड फैक्टर की, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो एक जर्मन नेचुरलिस्ट जोग्राफर अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट हैं, इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू अ लिमिट। एक सर्टेन एरिया में जैसे जैसे आप ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करोगे स्पीसीज रिचनेस भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद नहीं। इन्होंने स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में ग्राफ प्लॉट किया काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ टेक्सा के लिए, जैसे वस्कुलर प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस के लिए। तो सबके लिए ये जो शेप आई, तो ये शेप क्या आई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ में आप देख सकते हो इस शेप को ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं। अगर लॉगरिथमिक स्केल की बात करें तो यहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन ग्राफ की, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ऐसा है यहाँ स्पीसीज रिचनेस, a है एरिया, z है स्लोप ऑफ लाइन यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और c है y इंटरसेप्ट। तो आप ग्राफ में देख सकते हो वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और अगर लॉग स्केल की बात करें तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये जो z की वैल्यू है ना दोस्तों, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है ये लाई करेगी 0.1 से 0.2 के बीच में। अब ये यहाँ पर मैटर नहीं करता टैक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है, इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। चाहे आपने ब्रिटेन में प्लांट्स के लिए ये वैल्यू निकाली, कैलिफोर्निया में बर्ड्स के लिए, न्यूयॉर्क में मोलस्क के लिए, सब में जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू सिमिलर है। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत लार्ज एरिया जैसे कि पूरे कॉन्टिनेंट को एनालाइज करते हो तो ये z की वैल्यू 0.6 से 1.2 हो सकती है। जैसे फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखा गया कि ये जो z की वैल्यू है ये लगभग 1.5 है। स्पीसीज डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी इकोसिस्टम में, ऐसा माना जाता है, इकोलॉजिस्ट ने कहा है, जिन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा स्पीसीज हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू दोज एरियाज वेयर देयर इज़ लेस स्पीसीज। मतलब जिन कम्युनिटीज़ में जितनी ज़्यादा स्पीसीज हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको कंफर्म किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था डेविड टिलमैन। अब कोई भी अगर स्टेबल कम्युनिटी है इसके करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे, पहली बात तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी मतलब कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास वो डिफर नहीं करना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए। जो भी ओकेजनल नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंसेस हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे रेजिस्टेंस होनी चाहिए।
जितने भी एलियन स्पीसीज के इन्वेजन्स वगैरह उनसे भी एक हद तक तो रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि ये स्पीसीज सरवाइव कर सकें। अब बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस एक हाइपोथेसिस से पढ़ेंगे, जिस हाइपोथेसिस का नाम है रिवेट पोपेट हाइपोथेसिस, जो कि पॉल एरलिश ने दी थी। तो पॉल एरलिश का क्या कहना था कि इन्होंने क्या किया, इस हाइपोथेसिस में इकोसिस्टम को कंपेयर कर दिया, एज्यूम कर दिया एयरप्लेन के साथ, और स्पीसीज को रिवेट्स के साथ। रिवेट्स क्या हैं? वो नट बोल्ट जिससे एयरप्लेन के काफ़ी सारे पार्ट्स जुड़े हैं। अब इन्होंने कहा हर एक पैसेंजर अगर एक रिवेट यानी एक नट बोल्ट को उठाकर अपने घर ले जाएगा तो इनिशियली तो फ्लाइट सेफ्टी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, पर इवेंचुअली टाइम के साथ साथ जब इम्पोर्टेंट और ज़्यादातर सारे रिवेट्स रिमूव कर दिए जाएंगे तो प्लेन वीक हो जाएगा और ये फैटल हो जाएगा दूसरी स्पीसीज की लाइफ के लिए भी। तो इसी तरह से इन्होंने एयरप्लेन के साथ इकोसिस्टम को कंपेयर किया था और रिवेट्स के साथ स्पीसीज को। यानी जैसे आप रिवेट्स रिमूव कर रहे हो, स्टार्टिंग में फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो जैसे जैसे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, पहले हमें पता नहीं चल रहा कि इसका क्या नुकसान है हमारे इकोसिस्टम में, पर धीरे धीरे जैसे सारे रिवेट्स उतर गए ऐसे ही सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती गई, काफ़ी सारी स्पीसीज। तो उससे क्या होगा, इकोसिस्टम भी अनस्टेबल हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी के लॉस क्या क्या हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कॉजेज क्या क्या हैं? पहला कॉज है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मतलब हर एक हैबिटेट की, स्पेशली अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ पर एक कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, तो हर एक हैबिटेट की एक कैरिंग कैपेसिटी है कि इससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स को वो हैबिटेट सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अगर एक लिमिट से ज़्यादा पॉपुलेशन कहीं पर सर्वाइव कर रही है तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होगा। अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है? अपने घर वगैरह बनाने के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जो लैंड, फॉरेस्ट लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड क्लियर की जा रही है बार बार, तो उससे क्या हो रहा है ना कि जो भी लैंड इनके लिए क्लियर की जा रही है हैबिटेट बनाने के लिए, अपना ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, तो उस लैंड पे जो ओरिजिनली एनिमल्स वगैरह रहते हैं, जो डाइवर्सिटी है वो तो ख़त्म होती जाएगी क्योंकि उनका हैबिटेट टूट चुका है, फ्रेगमेंटेड हो चुका है। ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए भी हम काफ़ी सारा एरिया क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जिससे वहाँ जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं या कोई भी स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि ह्यूमंस कितना ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं इकोसिस्टम को। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स को जब ह्यूमंस ने कॉलोनाइज किया तो वहाँ लगभग 2000 बर्ड्स की, नेटिव बर्ड्स की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। 15,500 स्पीसीज ऐसी हैं जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं, मतलब वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। फिर IUCN ने रेड लिस्ट 2004 में डॉक्यूमेंट किया कि अब तक 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 487 प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पिछले 500 सालों में। आपको ये याद नहीं रखना है, पर ये जो रीसेंट एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं इनके बारे में आपको याद रखना है, और इनमें तो PYQ भी देखने को मिलेगा। जैसे डोडो जो कि मोरेशियस से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, क्वेगा जो कि अफ्रीका से, थाइलासाइन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सी काउ रशिया से, और टाइगर की 3 स्पीसीज बाली, जावा और कैस्पियन, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीसीज ऐसी हैं जो डिसअपियर हो चुकी है। अब तक 5 एपिसोड्स हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के स्पीसीज के, ये 6 चल रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है पिछले एक्सटिंक्शन मास एक्सटिंक्शन के एपिसोड से ये 100 से 1000 टाइम फास्टर है। अब किसी भी रीजन में अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ धीरे धीरे प्लांट प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्बेंसेस से लेस रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड होगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों का भी। उसके बाद क्या है, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 कॉजेज हैं और इन 4 कॉजेज को हम द एविल क्वार्टेट भी बोलते हैं। पहला है हमारे पास हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन क्या है? जब हम हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, वो प्राइमरी कोज है जिसकी वजह से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इनिशियली ये कवर करता था अर्थ का 14% लैंड सरफेस, पर अब ये सिर्फ 6% लैंड एरिया कवर करता है, क्योंकि हमने क्या किया, हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाने के लिए इसको क्लियर करते जा रहे हैं,
ठीक है। ऐसे ही अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करें, जिसको लंग्स ऑफ प्लैनेट भी बोलते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है और CO2 कार्बन जो है वो सिंक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसीलिए इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता जा रहा है ना, हम इस रेन फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सोयाबीन की कल्टीवेशन करनी है और इसको ग्रास लैंड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं ताकि हम ये कैटल्स, बीफ वगैरह को रेस कर सकें। तो अब जाहिर सी बात है, ओरिजिनली जो यहाँ स्पीसीज रहती होंगी उनका हैबिटेट तो गया, तो वो काफ़ी टाइम तक सरवाइव कैसे करेंगी वो, है ना, वो इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। लार्ज साइज हैबिटेट्स अगर टूट रहे हैं छोटे हैबिटेट्स में, क्यों? क्योंकि हमें ह्यूमन सेटलमेंट करनी है, रोड्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, कैनाल्स बनानी है, तो इससे वहाँ जो एनिमल्स रहते हैं जिन्हें लार्ज टेरिटरी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, वो इवेंचुअली डिक्लाइन हो जाएंगे, इवेंचुअली वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सेकेंड है हमारे पास ओवर एक्सप्लॉइटेशन। किसी भी चीज़ को उसकी लिमिट से ज़्यादा आप एक्सप्लॉइट करोगे तो वहाँ नुकसान तो देखा ही जाएगा। हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है ह्यूमंस के द्वारा। ह्यूमंस नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब जितने ये रिसोर्सेज हमें सर्व कर सकते हैं हम उससे ज़्यादा ही इनसे ले रहे हैं। तो इसकी वजह से भी इन रिसोर्सेज की डिग्रेडेशन और एक्सटिंक्शन हो जाती है। एग्जाम्पल है स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन और काफ़ी मैरीन फिशेस जो इसीलिए एक्सटिंक्ट हो चुकी है ह्यूमंस की ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण। थर्ड है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन एक्सोटिक स्पीसीज, या जब हम एलियन और एक्सोटिक स्पीसीज को कहीं पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे इंटेंशनली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या गलती से इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इन्वेजिव बन जाती है। वो इंडिजीनियस स्पीसीज, मतलब जो ओरिजिनली वहाँ स्पीसीज रह रही थी उनके लिए नुकसानदायक बन जाती है। जैसे कि लेक विक्टोरिया जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, यहाँ हमने इंट्रोड्यूस की नाइल पर्च। तो थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि नाइल पर्च के इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ से लगभग 200 स्पीसीज की क्लिट फिश की एक्सटिंक्ट हो गई। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेजिव स्पीसीज है नाइल पर्च और ये इंडिजीनियस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट करवा रही है। ऐसे ही इन्वेजिव वीड स्पीसीज के एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, जैसे कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटाना और वाटर हयासिंथ। उसके बाद लास्ट है अपने पास को एक्सटिंक्शन क्या है? जब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो जो प्लांट और एनिमल्स उस स्पीसीज के साथ एसोसिएटेड थे इवेंचुअली वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है। जैसे मान लो एक होस्ट फिश है किसी भी हैबिटेट में, तो जब वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो पैरासाइट्स थे वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन रीज़न। नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस क्या हैं कि ह्यूमंस को बायोडाइवर्सिटी से काफ़ी सारे काउंटलेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हमें नेचर से फूड मिल रहा है, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेडिसिनल प्लांट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। किसी भी कंट्री में जब रिसोर्सेज इंक्रीज होते रहते हैं तो वो कंट्री को वहाँ से एनॉर्मस बेनिफिट्स होते हैं। तो ये थी नैरोली यूटिलिटेरियन अप्रोच, जो एक बड़ा नैरो व्यू लेकर चल रही है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व इसीलिए करो क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। फिर है हमारे पास ब्रॉडली यूटिलिटेरियन अप्रोच। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या कह रही है कि बायोडाइवर्सिटी का हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज में मेजर रोल है, क्योंकि नेचर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का ही एंड प्रोडक्ट, बायो प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन है। सोचो अगर पॉलिनेटर्स एक्सटिंक्ट हो जाएं, यानी बटरफ्लाइज, बीज वगैरह, तो पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगी और प्लांट्स की आगे पॉपुलेशन फिर बढ़ नहीं पाएगी। और नेचर तो इतना प्राइसलेस है कि कभी भी आपने देखा होगा, हम पार्क्स वगैरह में, गार्डन्स वगैरह में घूमते हैं, फ्लावर्स देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो नेचर की तो कोई कीमत ही नहीं है, वो तो अनमोल है। उसके बाद अगला जो लास्ट हमारे पास है वो है एथिकल अप्रोच। एथिकल अप्रोच क्या कह रही है? एथिकल अप्रोच कह रही है कि ये जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, इसके सिर्फ हम हकदार नहीं हैं, हमारे साथ साथ मिलियंस ऑफ प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स इस प्लैनेट को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हर एक स्पीसीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है जो चाहे हमें आज नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज हम ह्यूमंस को इनकी वैल्यू नहीं पता तो इनकी वैल्यू कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम अपने आसपास की जितनी भी ये स्पीसीज़ वगैरह हैं, बायोडाइवर्सिटी है, इनको कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लें, ताकि ये जो हमारी बायोलॉजिकल लिगेसी है इसको हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी एक्सपीरियंस कर पाए। फिर लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व आप कैसे कर सकते हो?
अगर आप पूरे इकोसिस्टम को ही कंजर्व कर लोगे तो आप बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट कर लोगे। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के दो तरीके हैं, एक है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में आप ये पढ़ोगे कि नेचुरल हैबिटेट में ही, ओन साइट पे ही कंजर्वेशन होती है। किसी भी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से नहीं निकाला जाता, बल्कि नेचुरल हैबिटेट में ही कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं, कुछ ऐसी लॉज वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह बनाई जाती है जिससे इन स्पीसीज़ को कंजर्व किया जा सके। जैसे इन सीटू कंजर्वेशन में आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में पढ़ोगे। प्रोटेक्टेड एरिया में सैक्रेड ग्रुप्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ोगे। एक्स सीटू कंजर्वेशन में दो तरीके हैं, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। कोई भी थ्रेटेंड स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे, जैसे उनके लिए जूलॉजिकल पार्क्स बना देंगे, बोटानिकल गार्डन्स बना देंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स बना देंगे। तो अब आपको पता चल रहा होगा एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर कर कर उसे कंजर्व करते हैं। फिर दूसरा तरीका है कि गैमेट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए टिश्यू कल्चर, सीड बैंक और जीन बैंक जैसे आइडियाज़ हमारे पास हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन सिटू ऑन साइट कंजर्वेशन। ये प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहा है स्पीसीज़ की प्रोटेक्शन को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में ही। सबसे पहला यहाँ पर जो हमारे पास टर्म आती है वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? ये वो रीजन्स है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। एंडेमिक स्पीसीज कौन से होते हैं? वो स्पीसीज जो एक सर्टेन लिमिटेड रीजन में कन्फाइंड है। तो ऐसे रीजन्स जहाँ पर हाई एंडेमिज्म है और स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, इन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलेंगे। टोटल 34 हॉटस्पॉट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की बात करूं तो यहाँ 3 हॉटस्पॉट्स हैं, एक वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, दूसरा इंडो बर्मा और तीसरा हिमालयस। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वैसे तो पूरे वर्ल्ड का 2% से भी कम हिस्सा कवर करते हैं, ऑक्यूपाइड करते हैं, पर ये हार्बर करते हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ को। अगर इन एरियाज़ को कंजर्व किया जा सके तो हम मास एक्सटिंक्शन को लगभग 30% से रोक सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क्स, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट था जिसे इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया, मतलब फर्स्ट नेशनल पार्क का नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर बात करेंगे रामसर साइट्स की। रामसर साइट्स क्या हैं? वो वेटलैंड्स जो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुई और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी काफ़ी सारे नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इनका गोल एक ही था कि वेटलैंड्स को कंजर्व करो और सस्टेनेबली यूज़ करो। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन मतलब आज की जनरेशन इसे इस वे में यूज़ करे कि ये आज भी यूज़ हो जाए और अगली जनरेशन के लिए भी बचे। रामसर कन्वेंशन किन चीज़ों के लिए वर्क करती है? वेटलैंड्स की कंजर्वेशन और यूज़ के लिए, वेटलैंड्स के इकोलॉजिकल फंडामेंटल फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनका कल्चरल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, रिक्रिएशनल वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए। एनसीईआरटी के हिसाब से इंडिया में 26 रामसर साइट्स हैं। आप एक बार गूगल पर चेक करना, आई होप आपको पता चलेगा कि ये डाटा अब अपडेट हो चुका है, पर ये एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुआ। पर एज फार एज आपके एग्ज़ाम्स के बारे में आप कंसर्न हो, आपको एनसीईआरटी का ही डाटा लेकर चलना है। यानी 26 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। इनमें से कुछ का एग्जांपल्स हैं अष्टमुडी वेटलैंड जो कि केरला में है, सांबर लेक, रुद्रसागर लेक, छिलका लेक और भीतरकनिका वेटलैंड जो कि ओडिशा में है। वेटलैंड्स में मार्शी लेक्स और कोरल रीफ जैसे एरियाज आते हैं। लास्ट बात करेंगे सैक्रेड ग्रुप्स की। तो सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब क्या है? अगर लोकल लैंग्वेज में बताऊं तो जिन लोगों को साइंटिफिक बातें समझ नहीं आ रही कि बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए और कैसे कंजर्व करना चाहिए, उन लोगों के लिए इन चीज़ों को वर्शिप यानी पूजा पाठ के साथ कंपेयर कर दो, एसोसिएट कर दो। जैसे अगर किसी फॉरेस्ट को या किसी फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ों को, एनिमल्स को कोई कम्युनिटी पूजा करती है, उसकी कोई ट्राइबल पीपल उसकी पूजा करते हैं, तो वहाँ के फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, ट्रीज़ वगैरह को वो खुद प्रोटेक्शन देंगे। यानी सैक्रेड ग्रुप्स में क्या है कि हम जो भी लोग जो भी फॉरेस्ट पैचेस हैं, कुछ फॉरेस्ट पैचेस को हम वर्शिप के लिए असाइड कर देंगे। अब यहाँ पर जो ट्रीज़ और वाइल्ड लाइफ वगैरह उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? वहाँ के ट्राइबल पीपल। उसके बाद क्या है, इन रीजन्स में लार्ज नंबर ऑफ रेयर और थ्रेटन्ड प्लांट स्पीसीज हमें मिलती हैं। एग्जाम्पल है सैक्रेड ग्रुप्स का। इंडिया में सैक्रेड ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि खासी एंड जयंतिया हिल जो कि मेघालय में है, वेस्टर्न घाट रीजन्स कर्नाटका के और महाराष्ट्र के, अरावली हिल्स जो कि राजस्थान में है, सरगुजा, चंदा, बस्तार एरिया मध्य प्रदेश के।
फिर बात करेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी ऑफ साइट कंजर्वेशन की। इस अप्रोच में क्या किया जाता है कि ये जितने भी थ्रेटन्ड एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, इनको स्पेशल केयर में पुट किया जाता है, स्पेशल केयर में रखा जाता है, यानी एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर रखा जाता है। जैसे इंडिया में 35 बोटेनिकल गार्डन्स हैं, 275 जूलॉजिकल पार्क्स हैं, जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं वाइल्ड में, उनको मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? स्पर्म्स को या एग्स को हम 196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और आगे हमारे पास जीन बैंक, सीड बैंक्स तो है ही कि जिसमें हम इनको रखकर आगे यूज़ कर सकें ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। फिर इसी तरह से प्लांट्स के लिए हमारे पास, प्लांट्स को अगर हमें लैब कंडीशंस में कल्टीवेट करना है, कल्चर करना है, तो वो है हमारे पास टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, क्लियर। अब है हमारे पास एक्स सीटू और इन सीटू के बीच में डिफ्रेंसिएशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? जब हम किसी भी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन, किसी भी एनिमल प्लांट, किसी भी स्पीसीज की कंजर्वेशन उनके नेचुरल हैबिटेट में कर रहे हैं तो वो इन सीटू कंजर्वेशन है। और जब हम एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से आउटसाइड ले जाकर कंजर्व कर रहे हैं तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है। फिर ये बोला गया है इन सीटू कंजर्वेशन में कि जो पॉपुलेशन है वो उन्हीं सराउंडिंग्स में उनको मतलब रखा जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है जहाँ पर उन्होंने अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स को डेवलप किया। जैसे नेशनल पार्क, यहाँ ये करेक्ट कर लेना, ये नेशनल है, जैसे कि नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक्स सीटू कंजर्वेशन में हमने बताया कि नेचुरल हैबिटेट से अलग और साइमुलेटेड कंडीशंस में, मतलब नेचर जैसी कंडीशंस प्रोवाइड कर कर पॉपुलेशंस को कंजर्व किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल है बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी और जीन बैंक्स। फिर है हमारे पास टॉपिक कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए 2 कन्वेंशंस हैं हमारे पास। पहली है अर्थ समिट। अर्थ समिट कहाँ हुई? तो ये रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुई, जहाँ पर सभी नेशंस को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए एप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाएं। फिर दूसरा हम बात करेंगे यहाँ वर्ल्ड समिट की, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हुई थी। वर्ल्ड समिट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पर हुई थी? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में 2002 में, जहाँ 198 कंट्रीज़ ने ये शपथ ली थी कि करंट लेवल पर जो बायोडाइवर्सिटी, करंट रेट जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का है, हम उसको कम करेंगे ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल्स में, वो भी 2010 से पहले। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने पूरे चैप्टर को 1 गो में ख़त्म करने की कोशिश की। बोर्ड्स पास में हैं, ऐसे ही हम हर एक चैप्टर का 1 शॉट डालेंगे। तो प्लीज़, अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।